दोस्तों नमस्कार। देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी, जहां 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था 75 सीटें जीतना। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होने जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटें हारने जा रही है? और इस पूरे माहौल में क्या नरेंद्र मोदी भी सीट गंवाने जा रहे हैं? आज ये बड़ा सवाल है। और क्यों नरेंद्र मोदी बैकफुट पर हैं, क्यों उनकी हालत कमजोर है, इसका ही विश्लेषण मैं इस वीडियो में करूंगा। थोड़ा धैर्य के साथ समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे ये कहते हुए कि वो मां गंगा के बुलावे पर आए। पहले 2014 जीत करके प्रधानमंत्री बने, फिर दूसरी बार 2019 में और भी बड़े बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन बनारस के घाटों के सौंदर्यीकरण का मामला हो या गंगा में तैरती हुई नावों को चलाने वाले वो केवट हो, बनारस के औघड़ ज्ञान देने वाले लोग हों, मदमस्त रहने वाले लोग हों, या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले बौद्धिक जन, बनारस में जुलाहे हों या फिर दलितों की बस्तियां, पंडों की कतारें हों या फिर महिलाओं के आगार, क्या इस बार नरेंद्र मोदी के लिए प्रवेश की नो एंट्री लगी हुई है? जितने भी लोग वहां पहुंचे हैं बनारस में, जो भी रिपोर्ट मिल रही है वो ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी के लिए इस बार बनारस आसान नहीं है। अगर मैं थोड़ा मिथकों का सहारा लूं तो बनारस वो काशी जिसे शाश्वत नगरी कहा जाता है, जो महादेव शंकर की स्थली है, और महादेव तो वो हैं कि जब विषपान करते हैं तो लोगों के लिए करते हैं, और जब रूठते हैं तो तांडव करते हैं। क्या इस बार महादेव रूठे हुए हैं नरेंद्र मोदी से? और जब मैं महादेव की बात कर रहा हूं तो वो समग्र बनारस, काशी, वाराणसी क्या नरेंद्र मोदी से रूठ गया है? और रूठ गया है तो कहीं तांडव ना हो जाए, उसको रोकने के लिए दो दो चाणक्य भेजे हैं नरेंद्र मोदी ने। एक सीआर पाटिल, वही जिन्होंने सूरत कांड किया था, माने सारे प्रत्याशियों को बेदखल करके भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध चुनाव जीती। वो सीआर पाटिल जो कभी महाराष्ट्र में केवल दरोगा थे, जिनकी योग्यता से प्रभावित होकर के नरेंद्र मोदी उन्हें राजनीति में लेकर के आए, वो बनारस में कैंपिंग कर रहे हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह, वो भी अपने लाव लश्कर के साथ पहुंच गए हैं। और इस समय बनारस में ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बनारस को फतह करने के लिए आक्रमण होने जा रहा है। लेकिन इस बार बनारस क्या अपनी रक्षा कर पाएगा? क्योंकि छल कपट धोखा, उस बनारस में सादगी तो है, उस बनारस की ठंडे पीकर के लोग मस्त जरूर होते हैं, लेकिन छल कपट धोखा को बर्दाश्त नहीं करते। मां गंगा की आरती उतार करके ब्रांडिंग करने वाले नरेंद्र मोदी वहां घाट पर डुबकी मार करके पूरा लाइव प्रसारण तो करते हैं, लेकिन उस गंगा की सफाई आज तक नहीं होती। और गंगा में जो गंगा मैया पार कराने वाले केवट हैं, राम कथा में जहां आता है कि जिस केवट ने राम की नौका पार की, यहां उन केवटों, उन कश्यपों की नौका पार नहीं हो रही है, उनका जीविकोपार्जन नहीं हो पा रहा है।
तो ऐसे में वो केवट समाज, वो मल्लाह समाज क्या इस बार नरेंद्र मोदी की नौका पार होने देगा? लगता तो ऐसा नहीं है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव वहां पे बड़ा रोड शो कर चुके हैं और उस रोड शो में जाहिर तौर पर कोई भीड़ जुटाई नहीं गई होगी, कोई लाई नहीं गई होगी, कोई मैनेज नहीं की गई होगी। और जो बनारस की तंग गलियां हैं, जिनकी छतें भी गुलजार हो गई, जिनके रास्ते जाम हो गए, अखिलेश और राहुल गांधी के साथ वो बनारस के औघड़ लोग खड़े थे, वो बुद्धिजीवी वर्ग भी खड़ा था और बनारस में अपना जीवन यापन करने वाले वो अंसारी भी, वो दलित भी, क्योंकि वो रैदास की जमीन भी है, वो कबीर की जमीन भी है। तो दो दो फक्कड़ संत जिन्होंने मध्यकालीन भारत में समाज को रास्ता दिखाया, आईना दिखाया, समाज को हर कट्टरता को खारिज किया, अंधविश्वास को, जातिगत उस पूरे वर्ण व्यवस्था को खारिज किया, वो रैदास और कबीर भी उसी काशी में रहते हैं। इस बार क्या कबीर और रैदास कुछ कह रहे हैं? और अगर कह नहीं रहे होते तो नरेंद्र मोदी को कबीर के स्थल पर, रैदास के स्थल पर जाकर के माथा नहीं टेकना पड़ता। जो काशी का सौंदर्यीकरण करने के नाम पर जो वहां घाट तोड़े गए, जो मंदिर तोड़े गए, लोग तो यहां तक कहते हैं कि जितने मंदिर तो औरंगजेब ने नहीं तोड़े होंगे जितना नरेंद्र मोदी ने बनारस से लेकर के, गुजरात से लेकर के बनारस तक तोड़ डाले। और क्या हुआ था उस समय जब वो पुराने मंदिर, विरासत, जिस विरासत की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, उस विरासत को मिटा दिया गया। वो बहुत सारे वीडियो और फोटो आए थे जो बेहद अपमानजनक थे, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अब जब बारी है उस लोकतंत्र की, जहां मत देने की, तो वहां पर जो 3 लाख मुसलमान हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होगा? उसमें अधिकांश पसमानदा है, अंसारी है, बुनकर है। इतना बिजली का बिल वो दे रहा है और राहुल गांधी है कि कह रहे हैं कि वो आएंगे तो ये जो कर्ज है वो माफ करेंगे। पहले भी राहुल गांधी ये काम कर चुके हैं, बुनकरों के साथ पहले भी खड़े हो चुके हैं और यूपीए 2 के समय उन्होंने बाकायदा मनमोहन सिंह सरकार को विश्वास में लेकर के इन अंसारियों का, इन बुनकरों का, इन जुलाहों का कर्ज माफ करवाया था। वो 3 लाख हैं। 2 लाख कुर्मी वोटर है, वो कुर्मी वोटर जो इस बार आंदोलन की स्थिति में है। और वहीं उसी बनारस में बीएचयू के गेट पर डॉक्टर ओमकार, जो इस समय आमरण अनशन कर रहे हैं कि इस देश में राइट टू, जैसे फूड है, जैसे राइट टू एजुकेशन है, वैसे ही राइट टू हेल्थ होना चाहिए। यानी लोगों के लिए फ्री अस्पताल, फ्री दवाइयां, फ्री इलाज होना चाहिए, ये उनका वो अधिकार बनना चाहिए। उसके लिए आमरण अनशन कर रहे हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं वहां, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत नामी गिरामी डॉक्टर हैं। वो पिछले 15 दिन से राहुल गांधी ने टेलीफोन पर उनसे बात की, भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे, अजय राय गए हुए थे, और वो मंडल के परिवार से आते हैं, बीपी मंडल के परिवार से। 1 लाख यादव है बनारस में। ये क्या करने जा रहा है? हालांकि वहां एक मुस्लिम प्रत्याशी बीएसपी से है, 2 प्रत्याशी निर्दलीय यादव हैं, लेकिन यादव तो इस बार डिंपल यादव की भीड़ देख चुका है, अखिलेश यादव का ताव देख चुका है। और जहां महादेव का डमरू बजता हो वहां फिर यादव कैसे बैठ जाएगा? जहां रैदास कहते थे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, जहां पर कबीर की कहानियां हैं, वो काशी क्या इस बार नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने जा रहा है? क्या मां गंगा कह रही है साबरमती से कि अब अपना बेटा संभालो, बहुत हो गया? दलित मतदाता पूरे तौर पर इस बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ है।
वैश्य है 2 लाख वहां पर, जीएसटी की मार पड़ी है, अरविंद केजरीवाल के जेल भेजे जाने से भी नाराज था। तो उसमें अगर 20% 10% भी निकल आता है तो मुश्किल होगी नरेंद्र मोदी को। और जो वहां का पंडा है, जो पुरोहित है, जो ब्राह्मण तबका है, वो घाटों के सौंदर्यीकरण से एक तरफ तो खुश है तो दूसरी तरफ वो नाराज है कि जिस तरह से वहां अराजकता की गई, उनके घर उजाड़े गए। जो संकट मोचक मंदिर है, उस मंदिर के सबसे बड़े महंत वो भी नाराज हैं। और वो नाराज इसलिए भी हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय जिस तरह से शंकराचार्यों का अनादर किया गया था, उससे भी नाराज है। तो ब्राह्मण मतदाता भी नाराज है। और केवट तो है ही, निषाद तो है ही। और ये जो परिस्थितियां हैं वो दिखाती हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए इस बार की राह आसान नहीं है। और सबसे बड़ा जो झंडा गाड़ा है इस देश में, इस लोकसभा चुनाव में, तो कबीर की तरह वो झंडा गाड़ा है राहुल गांधी ने। दलितों में तो हीरो है राहुल गांधी। मैं थोड़ा सा साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते एक अतिशयोक्ति का प्रयोग करना चाहता हूं कि जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बचाया था, एक बाबा राहुल, अमित शाह कहते हैं एक राहुल बाबा, तो आज दलितों के लिए राहुल बाबा हो गए हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन बाबा राहुल के साथ पूरा दलित समाज, पूरा अति पिछड़ा, चाहे वो पाल हो, निषाद हो, कश्यप हो, बिंद हो, चौहान हो, राजभर हो, ये खड़ा है राहुल गांधी के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर के। और उस समाजवादी पार्टी के साथ भी खड़ा है जिसके साथ वो जाने में कंफर्टेबल नहीं था, वजह राहुल गांधी। अपार लोकप्रियता इस समय अगर नापा जाए ठीक ढंग से, लोगों के व्यू लिए जाए, तो राहुल गांधी इस समय इस देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में सामने आएंगे। और ये क्या, राहुल गुल खिलाएंगे बनारस में।